आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक पैसा कितना और क्यों के एक बहुत ही प्रासंगिक अध्याय पर बात कर रहे हैं। हाँ, अध्याय का नाम है इन्हें तुम जरूरतें कहते हो। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य यह समझना है कि एक इंसान की असली ज़रूरतें क्या हैं और समाज द्वारा गढ़ी गई ये तथाकथित ज़रूरतें जो असल में लालच और दिखावा हैं, कैसे हम इंसानों को एक अंधी दौड़ में फंसा देती हैं। ज़रा सोचिए, एक छात्र है जो महीने के 3,000 या 5,000 रुपए में बहुत ही खुशी-खुशी अपना गुजारा कर लेता है। हाँ, बिल्कुल। इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन के दिनों में वही लड़का सड़क किनारे चाय पीता है और दोस्तों के साथ मजे से समोसे खाता है। और उसे कभी नहीं लगता कि वो किसी चीज से वंचित है या गरीब है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। उसी छात्र की जब नौकरी लगती है और वो महीने के 16,000 रुपए कमाने लगता है, तो अचानक उसे वो पैसा कम क्यों लगने लगता है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या रातों रात उसकी शारीरिक भूख 3 गुना बढ़ जाती है या फिर यहाँ कोई बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है। असल में जब एक युवा नौकरी लगने के बाद कहता है कि पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वो अपनी बुनियादी या शारीरिक जरूरतों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा होता। अच्छा, तो फिर किस चीज की कमी महसूस हो रही है उसे? इंसान की शारीरिक जरूरतें बहुत सीमित होती हैं। वो असल में उन चीजों की बात कर रहा होता है जिन्हें हमारे समाज ने एक अदृश्य दबाव के तहत जरूरत का ठप्पा लगाकर उसके ऊपर थोप दिया है। थोपी गई जरूरतें। बिल्कुल। वो भूख शरीर की नहीं बल्कि सामाजिक हैसियत की होती है, स्टेटस की भूख। अरे वाह! तो चलिए आज इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आचार्य जी ने इस किताब में सिर्फ अर्थशास्त्र या पैसों के गणित की बात नहीं की है। तो किस चीज पर फोकस है? उन्होंने इंसान की मानसिकता और वो जो समाज क्या कहेगा वाला भारी दबाव होता है ना, उसका एक बहुत ही तीखा विश्लेषण किया है। वो लोग क्या कहेंगे वाली। ये उस भ्रम की कहानी है जो अच्छे खासे समझदार लोगों को कर्ज, तनाव और कभी ना खत्म होने वाली बेचैनी के जाल में धकेल देता है। तो चलिए उसी कॉलेज वाले उदाहरण पर वापस आते हैं और इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। मैं सोच रहा था कि मई के महीने तक वही लड़का 5,000 रुपए में अपने छोटे से कमरे का किराया भी दे रहा था, किताबें भी ले रहा था और खुश भी था। एकदम सही। लेकिन जैसी जून में उसे नौकरी मिलती है और 16,000 की सैलरी हाथ में आती है, उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वो कहता है, भिखारी समझ रखा है क्या? 16,000 में तो मेरी जरूरत ही नहीं पूरी होती। बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, क्या नौकरी लगते ही इंसान एक के ऊपर एक 3 पैंट पहनने लगता है? या सुबह उठकर 3 गुना ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने लगता है? वही तो। आखिर ये अतिरिक्त 11,000 रुपए जा कहाँ रहे हैं? देखिए, यही वो बिंदु है जहां से एक व्यक्ति की आजादी छिनना शुरू होती है। जैसा कि किताब में समझाया गया है, इंसान को जो अतिरिक्त पैसा चाहिए होता है, वो अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जरूरतों के लिए चाहिए होता है। सामाजिक जरूरतें मतलब दिखावा? हाँ, जैसे ही उस 23 साल के युवा की नौकरी लगती है, अचानक से उस पर सामाजिक अपेक्षाओं का एक पहाड़ टूट पड़ता है। कल तक जो लड़का 3 दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में मजे से रह रहा था, उसे अब लगता है कि उसका अपना एक अलग फ्लैट होना चाहिए। क्यों भाई? अचानक से फ्लैट की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आसपास के लोग, रिश्तेदार और ऑफिस वाले पूछने लगते हैं, अरे नौकरी लग गई, अभी तक फ्लैट नहीं लिया, अभी भी उसी पीजी में रह रहे हो? बाप रे! और वो युवा इसी दबाव में आकर खुद को एक सिस्टम के हाथों बेचना शुरू कर देता है। वो अपनी इन्हीं नकली जरूरतों के नाम पर दुनिया को अपना शोषण करने का खुला निमंत्रण दे देता है। और कॉर्पोरेट दुनिया या बाजार भी उसे बार बार यही याद दिलाता है कि देखो, तुम्हारी जीवन शैली तो अभी बहुत पीछे है, तुम्हें और काम करना चाहिए, वीकेंड पर भी काम करना चाहिए, ताकि तुम और पैसा कमा सको। और यहीं से मुझे लगता है एक बहुत ही भयानक नैतिक पतन की शुरुआत होती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि अगर हमारी असली जरूरतें वाकई सीमित हैं, जैसे 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़े और सिर पर छत, जो कि बहुत कम पैसों में आ जाती हैं। बिल्कुल, तो फिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग घूस क्यों लेते हैं? इसका जवाब भी उसी सामाजिक दिखावे में छिपा है। हाँ, यहाँ फिल्म सिंघम के एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग का संदर्भ आता है। अरे वो, मेरी जरूरतें कम है, इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है। अरे वाह! ये पंक्ति अपने आप में एक पूरा दर्शन है ना? यानी जिसकी जरूरतें जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, उसका ज़मीर उतना ही कमजोर होता जाएगा, वो बाजार में बिकने के लिए उतना ही ज्यादा तैयार रहेगा। एकदम सही पकड़े आप।
और इस बात को समझाने के लिए लेखक ने एक बहुत ही कड़वा और वास्तविक उदाहरण सामने रखा है। कौन सा उदाहरण, मैं जानना चाहूंगा। कल्पना कीजिए, एक शानदार हाईवे बनना था, लेकिन सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा छोड़ दिया गया है। अच्छा। भ्रष्टाचार की वजह से। हाँ। लेकिन वो सिर्फ एक गड्ढा नहीं है। अगर हम उसकी गहराई में जाएंगे तो वो गड्ढा असल में किसी भ्रष्ट अधिकारी की बेटी की MBBS की डिग्री है। एक मिनट, एक गड्ढा MBBS की डिग्री कैसे हो सकता है? यह एनालॉजी थोड़ी गहरी है। मैं समझाती हूँ। सड़क बनाने के लिए जो जनता का पैसा आवंटित हुआ था, किसी ठेकेदार या अधिकारी ने उसे घूस के तौर पर अपनी जेब में डाल लिया। और सड़क खराब रह गई। बिल्कुल। उसने वो पैसा क्यों खाया? क्योंकि उससे अपनी बेटी को किसी बहुत महंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करवाना था। ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। बिल्कुल। उसके उस स्टेटस की कीमत उस सड़क के गड्ढे ने चुकाई। ये तो बहुत ही भयानक सच है। और विडंबना देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उसी गड्ढे में गिरकर किसी बाइक सवार की दर्दनाक मौत होती है, भगवान, तो हो सकता है कि वो मरने वाला व्यक्ति किसी और का MTech हो, जिसके लिए किसी दूसरे विभाग में घूस ली गई थी। मतलब सब एक दूसरे की जान की कीमत पर अपने स्टेटस का महल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार करने वाले अक्सर अदालत में या समाज के सामने ये तर्क देते हैं कि उन्होंने ये सब अपनी जरूरतों के लिए किया। लेकिन क्या किसी की जान की कीमत पर अपने बच्चों को महंगी डिग्रियां दिलवाना ताकि समाज में रुतबा दिखे, ये एक जरूरत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ मैं थोड़ा असहमति जताना चाहूंगा, या कह लें कि मैं उन लोगों की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद ये तर्क दें। पूछिए पूछिए। क्या अपने परिवार को अच्छी चीजें देना गलत है? मान लीजिए कोई अपनी पत्नी को अपनी मेहनत की कमाई से गहने देना चाहता है, या कोई खुद एक 5,000 रुपए की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की शर्ट पहनना चाहता है। ये सवाल अक्सर उठता है। क्या हम हर महंगी चीज को भ्रष्टाचार या सिर्फ दिखावे से जोड़ सकते हैं? लोग कह सकते हैं कि वे बस एक अच्छी और आरामदायक जीवन शैली चाह रहे हैं। इसमें गलत क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन किताब ठीक इसी मानसिकता के पीछे छुपे धोखे को उजागर करती है। जरा गहराई से सोचिए। हाँ। बाजार में एक शर्ट 500 रुपए की भी मिलती है जो सूती कपड़े की होती है और शरीर को मौसम से बचाने का अपना मूल काम पूरी तरह से करती है। सही बात है। कई बार तो एक आम शर्ट की सिलाई और कपड़ा 5,000 वाली डिजाइनर शर्ट से ज्यादा आरामदायक होता है। फिर भी एक इंसान 5,000 वाली शर्ट ही क्यों पहनना चाहता है? ब्रांड के लिए शायद। बिल्कुल, क्योंकि असल में उसे वो शर्ट नहीं पहननी है, उसे उस शर्ट के कॉलर पर लगा वो टैग पहनना है। वो ब्रांड का लोगो पहनना है जो दूर से चीख चीख कर समाज को बताए कि देखो मैं कितना सफल हूं। एकदम सही। यानी बात उपयोगिता की नहीं है, बात तो सिर्फ प्रदर्शन की है। हाँ, घूस या बेईमानी कभी भी रोटी पानी या बुनियादी सुरक्षा के लिए नहीं की जाती। इंसान सूखी रोटी के लिए बेईमान नहीं होता। वो बटर रोटी के लिए बेईमान होता है। हाँ, बटर रोटी, महंगे रेस्टोरेंट और दिखावे के लिए बेईमान होता है। पत्नी को गहने पहनाना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब उन गहनों की कीमत किसी सड़क दुर्घटना, किसी गरीब के हक के पैसे या अपने खुद के मानसिक सुकून को बेचकर चुकाई जा रही हो, तो वो जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल, वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खालीपन है जिसे महंगी चीजों से भरने की कोशिश की जा रही है। यार, ये तो सच में झकझोर देने वाली बात है। और मुझे लगता है ये दिखावे की बीमारी सिर्फ बड़े अधिकारियों या करोड़पतियों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो युवाओं को बड़े शहरों के एक बहुत ही जहरीले चक्र में धकेल रही है। किताब में उन MBA किए हुए लड़कों का जो जिक्र है ना, ओह, वो हिस्सा तो बहुत ही वास्तविक है। सच में। भीषण गर्मी में दिल्ली या गुड़गांव की तपती सड़कों पर अच्छी खासी डिग्रियां लिए हुए ये युवा दिन भर अपनी बाइक पर धक्के खाते हुए क्रेडिट कार्ड बेच रहे होते हैं। और उनके संघर्ष के पीछे का कारण कोई बहुत महान उद्देश्य नहीं है। वो फिर क्या कारण है? जब उन युवाओं से पूछा जाता है कि भाई, तुम यहाँ इतनी तकलीफ क्यों सह रहे हो, इस प्रदूषित और महंगे शहर में धक्के क्यों खा रहे हो, अपने किसी छोटे शहर, मान लीजिए बदायूं, मेरठ या किसी और कस्बे में वापस क्यों नहीं चले जाते? वहाँ थोड़ा कम पैसा कमाएंगे लेकिन शांति से, साफ हवा में और कम खर्चे में तो रहेंगे ना। बिल्कुल। तो जानते उनका जवाब क्या होता है? क्या? उनका जवाब होता है, नाक कट जाएगी। नाक कट जाएगी मतलब अपनी जान की परवाह नहीं है, अपने फेफड़ों की परवाह नहीं है, लेकिन इस अदृश्य बात की परवाह है कि गांव वाले या रिश्तेदार क्या कहेंगे कि फला का लड़का MBA करके वापस गांव आ गया। ये एक अजीब तरह का मानव मनोविज्ञान है।
हम एक ऐसे शहर में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हमारा पड़ोसी तक हमारा नाम नहीं जानता। यही तो इस शहरी जाल की सबसे बड़ी क्रूरता है। सच में। इंसान एक छोटे कबीले में रहने वाला जीव रहा है, जहां प्रतिष्ठा का मतलब सर्वाइवल होता था। लेकिन आज के इन विशाल महानगरों में कोई किसी को नहीं जानता, फिर भी दिमाग उसी प्रतिष्ठा के डर से चल रहा है। और इस नाक कटने के डर को सही ठहराने के लिए ये युवा एक बहुत ही खोखला तर्क गढ़ लेते हैं। मैंने खुद कई लोगों को ये कहते सुना, बुढ़ापे में जब कोई बड़ी बीमारी होगी, मान लीजिए कैंसर या हार्ट अटैक हो गया, तो उसके इलाज के लिए किसी बड़े अस्पताल में पैसा तो चाहिए ना। हाँ, ये तर्क बहुत आम है। क्या आप बात कर रहे हैं? ये तो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। कैसे? ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि आप भविष्य में घर में आग लगने के डर से आज ही अपने घर के अच्छे खासे फर्नीचर में आग लगाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत ही सटीक एनालॉजी दिया है आपने। मतलब एक इंसान बुढ़ापे की संभावित बीमारी के इलाज के लिए पैसा कमा रहा है, लेकिन वो पैसा कमाने की प्रक्रिया में वो आज ही खुद को जानबूझकर बीमार कर रहा है। एकदम सही। अगर हम इसे चिकित्सा और पर्यावरण के नजरिए से देखें तो ये युवा नोएडा, गुड़गांव या मुंबई की सबसे खराब जलवायु, दूषित पानी और जहरीली हवा में दिन रात काम करके अपने शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। दिन भर तनाव में रहते हैं, जंक फूड खाते हैं और नींद तो पूरी करते ही नहीं। वे भविष्य के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि असलियत में वे उस बीमारी के होने का खुद ही 100% इंतजाम कर रहे हैं। बाप रे। किताब में ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तू पक्का आयोजन कर रहा है कि तुझे कैंसर हो। ये लाइन तो सीधे दिल पर लगती है। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि समाज में ये ठप्पा लगा रहे कि लड़का बड़े शहर की किसी बड़ी कंपनी में काम करता है। और बड़े शहर के उस तथाकथित सफल जीवन की जमीनी हकीकत क्या है? वो गुड़गांव वाला ट्रैफिक का सीन। हाँ, किताब में गुड़गांव और नोएडा के ट्रैफिक का जो दृश्य खींचा गया है वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, सड़क पर ट्रकों की लंबी कतार है और भीषण ट्रैफिक जाम लगा है। उन बड़े बड़े धुआं उगलते ट्रकों के बीच एक बाइक वाला 25 साल का युवा फंसा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो युवा रात के 2 बजे उस जहरीले हाईवे पर कर क्या रहा है? ऑफिस से आ रहा होगा। हाँ, वो अपने बॉस के कहने पर देर रात तक ऑफिस में रुककर काम कर रहा था। और वो भी क्यों? सिर्फ 250 रुपए के एक छोटे से इंसेंटिव के लिए। सिर्फ 250 रुपए के लिए? जी हाँ, उस मामूली सी रकम के लिए वो रात के 2 बजे उन ट्रकों से निकलने वाला जहरीला कार्बन अपने फेफड़ों में भर रहा है। और इस पूरी तस्वीर का सबसे दुखद और विडंबनापूर्ण हिस्सा ये है कि सैकड़ों मील दूर उसके गांव में उसके पिताजी सुबह सुबह चौपाल पर छाती चौड़ी करके गर्व से बता रहे हैं कि मेरा बेटा एमएनसी में है, गुड़गांव में रहता है। पिताजी को लगता है कि गुड़गांव में बहुत चिकनी सड़कें और चमचमाती इमारतें हैं। पर क्या उनका बेटा उन चिकनी सड़कों पर सोएगा? वो तो बस उन सड़कों पर दिन रात अपनी उम्र और अपनी सेहत गला रहा है। ये सफलता का कितना दयनीय और खोखला मापदंड है। और मजाक तो तब और बढ़ जाता है जब यही तथाकथित सफलता वैवाहिक बाजार में एक प्रोडक्ट की तरह बेची जाती है। ओ, वो मैट्रिमोनियल एड्स वाला हिस्सा। हाँ, किताब में रविवार के अखबारों के विज्ञापनों का जो जिक्र किया गया है, उसने सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम इंसानों का कैसा अमानवीकरण कर रहे हैं। मैं मानती हूँ वो हिस्सा हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा सच बयान करता है। लड़कों के परिवारों की तरफ से जो विज्ञापन आते हैं उनमें इंसानियत या स्वभाव की तो कोई बात ही नहीं होती। साफ लिखा होता है लड़का गुड़गांव में काम करता है, और साथ में उसकी तकनीकी डिग्रियों को ऐसे सजाया जाता है जैसे वो कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन या सॉफ्टवेयर हो। विज्ञापनों में बाकायदा लिखा होता है लैंग्वेज इज नोन C++ और जावा। ये कितना हास्यास्पद है ना? मतलब जब उसकी शादी हो जाएगी तो क्या वो अपनी पत्नी से घर में जावा कोडिंग भाषा में बात करेगा? हाँ, शायद। क्या वो कहेगा, डियर क्या तुम मुझे 1 कप C++ कॉफी दोगी और उसमें थोड़ी शुगर का लूप लगा देना? ये बहुत फनी है लेकिन सच भी है। हम इंसानी रिश्तों, भावनाओं और साथ को महज कोडिंग स्किल्स और सैलरी पैकेज पर तौल रहे हैं। और लड़कियों के विज्ञापनों का हाल तो और भी ज्यादा आपत्तिजनक है। उन्हें भी पूरी तरह से एक वस्तु बना दिया गया है। विज्ञापनों में लड़कियों को गोरी, चरहरी, सर्वगुण संपन्न बताकर बाजार में उतारा जाता है। ये पूरा वैवाहिक बाजार उसी अंतहीन लालच और सामाजिक दिखावे का एक एक्सटेंशन ही तो है। बिल्कुल। एक पिता अपनी बेटी की तथाकथित अच्छी जगह शादी करने के लिए 20 साल से दहेज के नाम पर काला धन और घूस का पैसा जमा कर रहा होता है और समाज के सामने उसे नाम देता है पारिवारिक जिम्मेदारी का। ये सब उसी नाक को बचाने का खेल है।
तो यहाँ आकर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बताइए। क्या ज्यादा पैसा कमाने से, कॉर्पोरेट सीढ़ियां चढ़ने से या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन जाने से ये समस्या सुलझ जाती है? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है शायद पैसा आने से सुकून मिल जाता हो। क्या एक करोड़पति इंसान इस रैट रेस से बाहर आ पाता है? देखिए, किताब का अगला हिस्सा इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ता है। ज्यादा पैसा कमाना कभी भी समाधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गणित का सीधा नियम है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, दिखावे की जरूरतें भी उसी अनुपात में छलांग मारती हैं। अच्छा। आचार्य प्रशांत जी ने अपनी ही जिंदगी और अपने आईआईटी और आईआईएम के बैचमेट्स का एक बहुत ही सटीक तुलनात्मक उदाहरण दिया है। तो उनके बैचमेट्स कहाँ हैं आज? उनके बैच के ज्यादातर लोग आज बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में डायरेक्टर या सीईओ के पद पर बैठे हैं। और किताब के अनुसार आचार्य जी अपने पूरे बैच में शायद सबसे कम पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा कि वो एक राजा की तरह स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जीते हैं। उनके पास पैसे बच भी जाते हैं, बल्कि कभी कभी तो वो अपने उन अमीर दोस्तों को संकट के समय उधार भी दे देते हैं। हाँ, ये विरोधाभास कैसे संभव है यार? क्योंकि आचार्य जी अमीर भिखारियों वाले उस जाल में नहीं फंसे। अमीर भिखारी, ये कैसा शब्द हुआ? ये बहुत सटीक शब्द है। उनके जो डायरेक्टर और सीईओ दोस्त महीने का 20 लाख रुपए कमाते हैं। ध्यान दीजिए, 20 लाख रुपए महीना। बाप रे, 20 लाख? वे आज भी रो रहे हैं कि पैसा कम पड़ रहा है। अरे, एक इंसान महीने का 20 लाख रुपए कमा रहा है और फिर भी रो रहा है? हाँ, महीने के अंत में उसे चाय पीने तक के लिए क्रेडिट कार्ड या उधार का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 20 लाख जाता कहाँ है? कारण ये है कि उनके 20 लाख में से 8 लाख रुपए तो सीधे उनके उस आलीशान फ्लैट की ईएमआई में चले जाते हैं। 8 लाख की ईएमआई? हाँ, वो फ्लैट जो किसी बुर्ज खलीफा से कम नहीं है। हाँ, और मैंने सुना है कि उस घर में 2-2 स्विमिंग पूल हैं। बिल्कुल। और जब कोई उनसे पूछता है कि भाई, एक परिवार को 2 स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है, तो क्या जवाब मिलता है? जवाब मिलता है कि यार, एक ग्राउंड फ्लोर पर है, एक टेरेस पर भी तो होना चाहिए ना। स्टेटस का सवाल है। मतलब इसमें कोई तार्किक आवश्यकता नहीं है, बस होना चाहिए क्योंकि पैसा है और समाज को दिखाना है कि हम कितने सफल हैं। और सिर्फ घर ही नहीं, किताब बताती है कि उन महोदय की पत्नी के क्रेडिट कार्ड का बिल ही महीने का 5 लाख रुपए आता है। 5 लाख? सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बिल? किस चीज पे खर्च हो रहा है इतना? क्योंकि अब उन्हें मलेशिया या थाईलैंड घूमना थर्ड क्लास लगता है। उन्हें तो हर छुट्टियों में सिर्फ स्विट्जरलैंड ही जाना है। यार, ये तो एक बहुत ही गंभीर और खोखली मानसिक स्थिति है जहां एक इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय, अपनी जवानी, अपना मानसिक सुकून और अपनी आजादी सब कुछ बेचकर 20 लाख कमाता है। और फिर उस पूरे पैसे को उन चीजों पर लुटा देता है जिनकी उसे कोई वास्तविक जरूरत नहीं है। वह 8 लाख की ईएमआई उसे अपने बॉस का एक डरा हुआ गुलाम बना देती है, क्योंकि वह नौकरी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। एकदम सही बात है। इसीलिए इस विश्लेषण में एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक समाधान दिया गया है। अब क्या समाधान है? अगर किसी को सच में स्वतंत्र, मुक्त और बिना डरे जीवन जीना है, तो उसे अपने दिमाग से 3 बड़े भ्रम जड़ से निकाल फेंकने होंगे। तो चलिए उन 3 भ्रमों को डिकोड करते हैं जो इंसान को बांध कर रखते हैं। किताब में पहला भ्रम क्या बताया गया है? सबसे पहला और सबसे खतरनाक भ्रम है, मेरे पास अपना एक बहुत ही आलीशान मकान होना ही चाहिए। रियल एस्टेट और ईएमआई का सबसे बड़ा फंदा। हाँ, समाज ने ये तय कर दिया है कि किराए पर रहना असफलता की निशानी है। बिल्कुल, लोग ताने मारते हैं। और इसी डर से युवा अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा 20 साल की ईएमआई में बांध देते हैं और उम्र भर के लिए बैंक और अपनी कंपनी के गुलाम बन जाते हैं। ये बिल्कुल सच है। घर सुरक्षा के लिए होता है, समाज को हैसियत दिखाने के लिए नहीं। मुझे अपने बच्चों को शहर के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे नामी स्कूल में ही पढ़ाना है। एजुकेशन नहीं, ब्रांड खरीद रहे हैं लोग। बिल्कुल। आज के माता पिता असल में शिक्षा नहीं खरीद रहे, वे स्कूल का ब्रांड नेम खरीद रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर बच्चा किसी 5 सितारा होटल जैसे स्कूल में नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। और उस भारी भरकम फीस को चुकाने के लिए वे दिन रात पिसते रहते हैं, तनाव में रहते हैं। बच्चों को समय देने के बजाय सिर्फ उनके लिए पैसा कमाते रहते हैं। और तीसरा भ्रम तो वही है जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, वो भविष्य की बीमारियों का डर। हाँ, तीसरा और सबसे अजीब भ्रम, मुझे बुढ़ापे की गंभीर बीमारियों के लिए बहुत सारा पैसा जोड़कर रखना ही होगा। ये सोच तो इंसान को आज के वर्तमान समय में कल की बीमारी के डर से इंसान आज का सुकून दांव पर लगा देता है। हाँ।
वो ये भूल जाता है कि अगर वो आज तनाव मुक्त जिएगा, शुद्ध हवा में सांस लेगा और सादा जीवन जिएगा। तो शायद उसे बुढ़ापे में उन महंगे अस्पतालों की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा और विश्लेषण को समेटें तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि हमारी जो वास्तविक और बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे पौष्टिक खाना, मौसम से बचाने वाले साफ कपड़े और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह, वे असल में और वे बहुत कम पैसों में और बहुत ही शांति के साथ पूरी हो सकती हैं। ये जो हम इंसान सुबह से रात तक पागलों की तरह भाग रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, ट्रैफिक में अपनी उम्र गला रहे हैं, ये अपनी जरूरतों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज द्वारा थोपे गए दिखावे और स्टेटस के लिए है। सही कहा। और हर इंसान के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दिखावे की रेस कभी खत्म नहीं होती, इसका कोई अंतिम स्टेशन नहीं है। हाँ, अगर कोई 15,000 कमाता है तो वो 50,000 कमाने वालों को देखकर परेशान रहता है। और जब वही इंसान 50 लाख कमाने लगता है तो वो उन लोगों को देखकर दुखी महसूस करता है जिनके पास अपने प्राइवेट जेट्स है। सच में इसका कोई अंत नहीं है। जब तक हम समाज क्या कहेगा और नाक कट जाएगी वाले इस काल्पनिक डर से बाहर नहीं आते, तब तक हम चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी कर लें, कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर लें, हम अंदर से एक डरे हुए गुलामी रहेंगे। स्वतंत्रता पैसों से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को खुद तय करने से आती है। बाजार या पड़ोसियों को यह तय ना करने दें कि आपको क्या चाहिए। आज की ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब कोई भी इंसान इस ईएमआई और दिखावे के जाल से बाहर आ जाता है तो वो बहुत कम खर्चे में भी एक राजा की तरह आजाद और खुशहाल जिंदगी जी सकता है। बिल्कुल जी सकता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा ठहर कर सोचने वाली बात है। क्या बात है? अगर हम इस दुनिया में, अपने समाज में सफलता का पैमाना इस बात को बना दें कि किस इंसान के पास अपने लिए सबसे ज्यादा खाली समय है। हाँ, खाली समय और सुकून। हाँ, और किसके पास सबसे स्वस्थ शरीर और शांत दिमाग है, बजाय इसके कि किसके पास सबसे बड़ी ईएमआई वाला फ्लैट और सबसे महंगी गाड़ी है। वाह! तो हमारी दुनिया, हमारे महानगर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी अलग दिखेगी। क्या हम सब उस दिन ज्यादा खुश, ज्यादा आजाद और ज्यादा इंसान नहीं होंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।